हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपकी एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 5 जिसे हम आधा पहले पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 हम इसका कर चुके हैं। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हमारे लिए ये कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यानी पहले के टाइम में जो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ठीक है, यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियाँ और औरतें को काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियाँ मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए तैयार करती थी। चूँकि वे चाक नहीं चलाती थी इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। यहाँ पे एक दिखाया गया आपको, देखो। जेवियर अपना 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम देखकर खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले, लेकिन उसने पसंदीदा विषय इतिहास और भाषाओं में उसने अच्छा किया था। जब उसके माता पिता ने परिणाम देखे तो वे खुश नहीं हुए। हे भगवान, जेवियर, गणित में तुमसे 65% लाए हो, भौतिक शास्त्र में भी तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। तुम्हें एक अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो और साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने में नौकरी आसानी से मिल जाती है। यानी अभी माँ बाप जो बच्चे के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि आपको ये करना है, और बच्चा कहता है नहीं, मुझे इतिहास पसंद है, मुझे इतिहास ही लेना है आगे के लिए। ठीक है। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम राज सुंदरी देवी, जिसका जन्म हुआ था 1800 में और मृत्यु हुई थी 1890 में, का अनुभव पढ़ें, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। देखो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम उसका, रमाबाई का एक अलग से डायग्राम दिखाया गया। रमाबाई, यहाँ पे इन्होंने बात की थी राज सुंदरी देवी की, और यहाँ पे दिखाया गया रमाबाई के बारे में। देखो, रमाबाई अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की वे योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों कि सबसे पहले पंडिता की उपाधि किसे दी गई? तो किसको दी गई? रमाबाई को। ठीक है। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही सिखाई जाती हैं। ऊपर बाएं हाथ की तरफ छपी तस्वीर में उनका छापा खाना दिख रहा है। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय यानी चालू है। अब यहाँ पे देखो राजसुंदरी देवी के बारे में बताया है कि उसने क्या किया था। 60 वर्ष की आयु में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा, यानी कि अपनी क्या लिखी थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में। उनकी पुस्तक आमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी पुस्तक किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है? तो आपको क्या लिखना है? आमार जीवन। ठीक है, आप चैप्टर बच्चों पूरा रीड किया करो, क्योंकि बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। ठीक है,
राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वे पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचार का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं हैं, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊँ तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल दिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। ये हमने पढ़ा था 6th क्लास में कि ताड़ के पत्रों पर क्या लिखी जाती थी, पांडुलिपियाँ। ठीक है, उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख गई। ये कौन बताइए? राजसुंदरी देवी बता रही हैं। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का विश्राम नहीं मिलता था। वह इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही ले। यहाँ पे देखो एक स्टोरी दिखाई गई। किसके बारे में दिखाई गई है? रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना। ये आपको खुद से रीडिंग करना है। ठीक है बच्चों, रुकैया सखावत हुसैन एक लेडीज़ थे, उनके बारे में दिखाया गया है। और उनका लेडी लैंड का सपना, उन्हें क्या बनना था? लेडी लैंड बनना था। उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको खुद से रीड करनी है पूरी स्टोरी। नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वाले के जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इन जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन में के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्रियों पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है और शिक्षित लड़कियों और स्त्रियों की संख्या 65%। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच ऐसे और लोगों का अनुमान बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अब भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीचे दी गई तालिका में विभिन्न वर्गों के उन लड़के और लड़कियों का प्रतिशत दर्शाया गया है जो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। 2013-14 शासकीय शब्दावली में दलितों के लिए अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है 1 से 5 तक में कितने परसेंट सब लड़के 4.53, अनुसूचित जाति के लड़के इतने हैं, अनुसूचित जनजाति के इतने हैं, सब लड़कियाँ इतनी हैं, इनमें अनुसूचित जाति की लड़कियाँ ये हैं, अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ ये हैं, और योग जो है वो इतना है, यानी इतने परसेंट बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। संभवतः आपने ऊपर दिए तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में तुलना में अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित और आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि दलितों और आदिवासी लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती, जबकि अन्य समुदायों की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रीड करेंगे, आपको इतना ही रीड करना है।
इसके बाद हम अगली क्लास में रीड करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।